चलो भाई, आज का टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास। बढ़िया टॉपिक है, देखते हैं क्या है ये सेंटर ऑफ मास और उसके सारे कॉन्सेप्ट को हम फटाफट से समझते हैं। तो चलो मैं बात करता हूँ सेंटर ऑफ मास की। एक बात समझो, अगर मैं बोलूँ कि एक इस तरह का सर्किल सर्किल है, सर्किल 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 है, ठीक है। अब इस सर्किल को हम ये मान लेते हैं कि चलो थोड़ी या कुछ और डिज़ाइन बना लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि चलो हमारा एक ये कुछ कुछ रेक्टेंगल है। चलो ये हमारा बेसिकली, सॉरी वो रेक्टेंगल था और ये वो स्क्वायर था, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि हमारी ये रॉड है, कुछ तो ऐसा रॉड है, ठीक है। और कुछ हमें पता है क्या? ठीक है, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। चलो ठीक है। अब आपसे कोई पूछे या एक और डिज़ाइन बना लेते हैं। चलो मान लेते हैं ये हमारी एक डिस्क है। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि रिंग और डिस्क में क्या अंतर है। अगर मुझसे कोई बोले कि रिंग कैसी होगी, तो रिंग वो जो शादी में पहनाते हैं ना, वो रिंग नहीं भाई। रिंग का मतलब कुछ कुछ ऐसा, आई गेस थोड़ा बहुत अंदाजा आपको लग रहा हो, ऐसी रिंग, ठीक है। या ऐसे समझ लेते हैं। चलो मैं बोलता हूँ कि ये एक डिस्क है, इसके अंदर सब फिल है, पूरी जगह फिल है। ये एक तरह की डिस्क हो गई, पूरी जगह मटेरियल, हर जगह मटेरियल है, कहीं पर भी खाली नहीं छूटा है। हर जगह पर क्या है भाई? मटेरियल है, मतलब लोहा या कुछ तो वैसा, जैसा वो फ्लाइंग डिस्क हम खेलते हैं वैसा कुछ तो, ठीक है। और इसके बीच में अब चलो हम सेंटर ऑफ मास को लेते हैं और सेंटर मास को हम व्हाइट कलर से दिखाने की कोशिश करेंगे। इसका सेंटर ऑफ मास जानते हो कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा, एकदम बीचों बीच। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, इस जगह पे कहीं। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, इस जगह बीचों बीच, ठीक है। अब पता कैसे चला? हमको भाई नहीं पता, सच बताएं तो कैसे पता चला। बट हम एक चीज हमने सीखी, हम उसको यूज करते हैं। हमें ये सिखाया गया कि जहां पर डायगोनल कट कर रहे हो, अगर हम किसी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जहां पर डायगोनल कट कर रहे हो, ठीक है। इसमें भी वही केस, जहां पर डायगोनल कट कर रहे हो, देखो, जहां पर डायगोनल कट कर रहे हो, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली होता क्या है? ऐसा समझ लो, दैट पॉइंट where we can consider all mass of object। मतलब जहां पे हम पूरा का पूरा मास मान, अभी सिंपल सी बात है। ऐसे समझो कि जैसे हमारा ये एक दूसरा रेक्टेंगल है, मान लो। अब रेक्टेंगल में हर जगह पार्टिकल होंगे मास के, पर हम जब सेंटर ऑफ मास लेते हैं, मान लो ये पॉइंट, बीच का पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। अरे यार, चलो मान लो ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, बीच का पॉइंट। इसका मतलब सारा का सारा मास, टोटल मास यहाँ काम कर रहा है। ऐसा हम मान लेते हैं भाई कि टोटल मास यहाँ काम कर रहा है। ये तो सर्कुलर रिंग है, इसको मैं रिंग बोल देता हूँ। रिंग का मतलब क्या है? बीच में हर जगह खाली है। ये जो स्पेस है ये फ्री स्पेस है, ओपन स्पेस है, ठीक है। बीच में अगर हाथ डालोगे तो हाथ निकल जाएगा, ऐसे समझ लो। ये क्या है? डिस्क है। इनका सेंटर ऑफ मास एकदम ऐसे होता है। यहाँ पर ये डिस्क है या क्या है हमको नहीं पता। ये हर जगह फिल है, बेसिकली हर जगह यहाँ पे मटेरियल बीच में। तो ऐसे समझो कि अगर कोई इस तरह की प्लेट है, प्लेट, तो प्लेट वर्ड के लिए जहां पर मटेरियल पूरे में फिल होगा, मतलब तस्तरी समझ लो या जो भी समझ लो, उसको हम बोलते हैं लैमिना, ठीक है ना। लैमिना का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा डिजाइन जिसमें हर जगह पर मटेरियल हो, ऐसा कुछ भी डिजाइन जिसमें हर जगह पर ऐसे 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 मटेरियल हो, हर जगह मटेरियल हो, फिल हो पूरा, ठीक है ना। जैसे कि आपने लोहे का दरवाजा देखा होगा, तो लोहे का दरवाजा जो होता है वो क्या होता है? वो एक तरह का लैमिना है।
आई गेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास जो होता है वहां पर सारा का सारा मास हम ये मान लेते हैं कि काम करता है। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर होगा कि सीओएम यानी सेंटर ऑफ मास क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, इस इजी से डिफिकल्ट सारे ही। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पढ़ाया जाता है, बट हम स्टार्ट ऐसे नहीं करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट मास से। डिस्क्रीट, स्पेलिंग गलत हो गई है मेरे बच्चों, डिस्क्रीट की डिस्क्रीट मास। डिस्क्रीट मास से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट मास का क्या मतलब है? अरे भाई, डिस्क्रीट मास का मतलब है अलग अलग मास। मतलब, अरे मतलब ये है भाई कि चलो मैं बोलता हूँ कि ये एक एक्सिस हो गया, ये आपका एक दूसरा एक्सिस हो गया, और ये आपका एक तीसरा एक्सिस। मैंने कहा कि चलो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, इसके बीच में कहीं पर हम पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक, और एक यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, और एक कहीं इधर पॉइंट ले ले रहे हैं यहाँ बीच में। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई। इसका भी कुछ तो एक्स कॉमा वाई रहा होगा, चलो एक्स डैश वाई डैश कर लेते हैं। इसका कुछ तो एक्स डैश जेड डैश रहा होगा मे बी। इन तीनों मासेस, इसके ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m3। अभी समझ में आ रहा है? ये बेसिकली क्या है? दीज आर डिस्क्रीट मासेस, मतलब अलग अलग है मासेस। मासेस कैसे हैं भाई? अलग अलग अलग, मतलब m1 कुछ अलग मास है, देखो m1 अलग है, m2 को मैं अलग दिखा दे रहा हूँ, एक छोटा सा मास m2 को मैं अलग कहीं दिखा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, और m3 एक अलग मास है। ठीक है, सर्किल सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये अलग है। मैं हटा देता हूँ सर्किल को, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो डिस्क्रीट मास का मतलब है अलग अलग मासेस। ठीक है, तो चलो मैं वापस से इसी एक्सिस पर आता हूँ। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, डिस्क्रीट मासेस नहीं पॉसिबल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप उठाओगे तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे मास के पार्टिकल होंगे। मतलब ऐसे समझ लो, एक फ्री बॉडी है, छोटा सा टुकड़ा उठा लिया, अब इसमें तो बहुत सारे m1 m2 m3 m4 होंगे ना भाई, बहुत सारे होंगे ना भाई, ऐसे खूब सारे होंगे। बट ठीक है, उसकी हम बात ही नहीं करते हैं, हम सिंपल पकड़ते हैं। अभी हम डिस्क्रीट मासेस की बात कर रहे हैं, तो ये बात क्लियर है कि ऐसे मासेस डेफिनेटली हमारी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं, बट ठीक है हम उसको यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। तो चलो देख लेते हैं डिस्क्रीट मासेस की बात। मैं बोलता हूं कि यहाँ पर एक मास है m1 कहीं पर, और कहीं पर एक मास है m2। ये इसकी पोजीशन है मास m1, और ये m2। ठीक है, अब डेफिनेटली इनके कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे। तो एक काम करो, एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ इसका ऐसे डिस्टेंस होगा, और यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी कुछ तो डिस्टेंस होगा। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ कि इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं, चलो r1। इसका हम ले लेते हैं भाई r2। ठीक है ना? ये क्या है? r1 क्या है? r1 सबको पता है, पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट ए m1 का, जहां पे m1 है वहां पर पोजीशन वेक्टर r1, जहां m2 है वहां पे पोजीशन वेक्टर r2 है। ठीक है, और ये डेफिनेटली आपका 0,0,0। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं तो बीच में होगा, हमको नहीं पता, पर चलो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास इधर कहीं है, ऐसा। इस जगह पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये है, यहां पर सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे RCOM, मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहीं पर एक बात समझ लेते हैं जल्दी से कि ये सेंटर ऑफ मास m2 के साइड क्यों बनाया मैंने। मैं m1 के साइड भी बना सकता था,
इसके लिए हमने माना हुआ है कि M2 जो है वो बड़ा है M1 से। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जिधर मास ज्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास उधर ही खिसक जाएगा, उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास के साथ क्या होगा भाई, वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जैसे तुम लोग शिफ्ट रहते हो पढ़ाई के अलावा हर जगह पे। ठीक है, वैसा ही कुछ। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया। ठीक है भाई, चलो M1 को देखते हैं। M1 के कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे, मैं बोल देता हूँ। M1 के कोऑर्डिनेट हैं x1 कॉमा y1, और M2 के कोऑर्डिनेट हैं x2 कॉमा y2। ठीक है ना? अगर ये जो पॉइंट है ये ऐसे हवा में होता, कहीं पर हवा में मतलब z एक्सिस पे होता, तो डेफिनेटली उसमें x3 या y3 कुछ तो ऐसा और भी होता। ठीक है, यानी z वाला कोऑर्डिनेट भी आ जाता। तो ठीक है, अभी हम 2D में बात कर रहे हैं। तो RCOM क्या हो जाएगा? RCOM हो जाएगा आपका M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। अब अगर एक बात सोचो, इसके भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। इसके, आपने तो वेक्टर का फॉर्मूला लिख दिया, इसके भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x। चलो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है भाई XCOM, इसके कोऑर्डिनेट है XCOM कॉमा YCOM। तो XCOM YCOM लिखने में क्या दिक्कत है, लिख देते हैं, बहुत ही आसान है। XCOM क्या हो जाएगा? M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। आई गेस क्लियर है। इसी तरह से YCOM क्या हो जाएगा? M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरह से ZCOM क्या हो जाएगा? ZCOM हो जाएगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2। यानी कि जब 3D में हो तो तीनों कोऑर्डिनेट्स हम यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूले सीधा सीधा। अब तुमसे कोई पूछे, यही सारे फॉर्मूले ध्यान से देखो, तुमसे कोई पूछे कि भाई ऐसा कुछ है, एक एक्सिस है, एक दूसरा एक्सिस है, एक तीसरा एक्सिस है। मैं हमेशा की तरह इसको नाम x दे देते हैं, इसको y दे देते हैं और इसको z दे देते हैं। ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, तुमसे कोई पूछे कि एक यहाँ पर M1 है, एक पॉइंट यहाँ पर M2 है, एक पॉइंट यहाँ पर M3 है, एक यहाँ पर M4 है, एक ऐसे हवा में M5 है मान लो। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, सबके कुछ तो ऐसे ऐसे वेक्टर होंगे ना। देखो, इसके ऐसा वेक्टर होगा, इसका अलग पोजीशन वेक्टर होगा, इसका अलग पोजीशन वेक्टर होगा भाई। अरे भाई होगा ना, इसका अलग पोजीशन वेक्टर होगा। सबका एरो भी बनाना चाहिए तो बना देते हैं, रुक जाओ। और टूल अलग, ठीक है। सबका अलग पोजीशन वेक्टर की अलग सिचुएशन होगी, इसकी अलग हो जाएगी, इसकी अलग होगी पोजीशन, इसकी अलग होगी, इसकी अलग हो जाएगी। सबके x1 x2 y1 y2 z1 z2 भी तो अलग होंगे। अब ऊपर देखो फॉर्मूले क्या हो रहा है, सब ऐड हो रहा है। यानी कि अगर तुमसे कोई बोले कि मैं एक लिख के दिखाता हूँ, बाकी हम डायरेक्टली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुमसे कोई बोले XCOM लिखना है तो तुम क्या करोगे? अब अगर बहुत सारे मतलब ऐसे करके डॉट 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 इनफाइनाइट या एंड मासेस हैं, चलो M1 से शुरू करके n मासेस, तो क्या लिखोगे? अगर तुमसे कोई बोले XCOM लिखना है, मैं एक लिखूंगा, बाकी आप खुद से ट्राई करना। ये हो जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस डॉट 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 आगे बढ़ाते चले जाओ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट कहाँ तक, n तक। तो क्या इसको, ये बेसिकली है क्या, है तो ये एडिशन ही ना, तो क्या इसको समेशन लगा के लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कहाँ से? अच्छा, ये MI देखो मैं लिख दे रहा हूँ, और इसको MIXI लिख दे रहा हूँ।
क्या आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी और n तक जा रही है? बिल्कुल, 1 रखो, m1 x1, m2 x2, m3 x3। इसी तरह यहां पर i की वैल्यू 1 रखो और n तक जा रही है, सही है ना? अब तुमसे कोई पूछे सेम तरीके से, अगर तुमसे कोई पूछता है कि वाई सी ओ एम बताओ, तो तुम सेम तरीके से लिख सकते हो, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n m i y i अपॉन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n m i। कोई दिक्कत नहीं। तुमसे कोई पूछे जेड सी ओ एम बताओ, तो क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ m i z i इज इक्वल टू 1 से n या जितने भी एलिमेंट हो अपॉन समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n m i। आई गेस इतना क्लियर होगा अच्छे से, एक बार देख लो। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान तरीका है सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने का। हम कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम करेंगे, देन हम बाद में सारे के सारे क्वेश्चन एक बार आप पूरा का पूरा अच्छे से देख लो हमने क्या शुरुआत की और कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं। हमने सबसे पहले बताया कि भाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सारा का सारा मास हम मान लेते हैं कि वहां पे पॉइंट करता है। फिर हमने डिस्क्रीट मास को डिस्कस किया, फिर हमने कहा कि ठीक है, इसका ये अगर ऐसा होता है तो उसके फॉर्मूले ये हो सकते हैं। एक्स के फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों फॉर्मूले, ये फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, चारों फॉर्मूले। देन हमने डिस्कस किया अगर मल्टीपल मासेस हो, डिस्क्रीट मासेस हो तो क्या होगा, अलग अलग मासेस हो तो। ठीक है, चलो बढ़िया, आई गेस क्लियर हो गया होगा सबको ये। अब हम नया पेज यूज करते हैं और वापस से चलते हैं और समझते हैं, एक दो क्वेश्चन इस पे छोटे छोटे से लगा लेते हैं ताकि हमें ये फॉर्मूला लगाना आ जाए एटलीस्ट। बाद में हम बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ठीक है। चलो देखो भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कोई तो एक्सेस है, एक दूसरा एक्सेस है साथ में। ठीक है, अब इस एक्सेस पर मैं बोलता हूं कि यहां पर एक मास है। देखो इस जगह पर, अरे यार मैं बार बार ना भूल जाता हूँ इस टूल को यूज करना। यहां पर एक मास है और मैं बोलता हूं यहां पर दूसरा मास है। ये मास m है और ये मास है 2m। ये है 4,0 और ये है 1,0। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि फाइंड करो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड। क्या फाइंड करने को कह रहा है, फाइंड करो एक्स सी ओ एम कॉमा वाई सी ओ एम कॉमा जेड सी ओ एम। अब मुझे एक बात बताओ, खुद से सोचो, ये दोनों मासेस किस एक्सिस पर है भाई, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और कहीं तो ऐसा जेड एक्सिस भी रहा होगा ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, इसको मैं जेड एक्सिस बोल देता हूँ। ठीक है, तो क्या ये मासेस वाई एक्सिस पर है, देखो क्या ये दोनों मासेस वाई एक्सिस पर है, नहीं। क्या ये दोनों मासेस जेड एक्सिस पर है, नहीं। इसका मतलब साफ साफ क्लियर है, इनका जो सीओएम होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, वो भाई इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा और इसी लाइन पर होगा। ये लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस, यानी सेंटर ऑफ मास कहीं तो इधर कहीं होगा, हमें नहीं पता किधर। अब दूसरा सवाल, क्या सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होना चाहिए, क्या सेंटर ऑफ मास यहाँ होना चाहिए, नहीं, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अरे भाई देखो, m और 2m ये ज्यादा है, ये कम है, ये वाला कम है, ये वाला ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास कहीं तो इधर इधर आएगा। हमको नहीं पता, हमें ये पोजीशन, ये क्या पॉइंट होगा, एक्स सी ओ एम होगा। तो हम चाहें तो, अगर हम एक्स सी ओ एम निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और वाई सी ओ एम ये होगा 0, जेड सी ओ एम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स सी ओ एम की बात मुझसे कोई करे तो हम एक्स सी ओ एम को समझो क्या होगा, एक्स सी ओ एम, एक्स सी ओ एम क्या होता है, फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो बहुत आसान है, ये वैल्यू हो जाएगी अपॉन m, देखो
m प्लस 2m क्या हो जाएगी, 3m हो जाएगी। ऊपर वाली बात क्या करते हैं, m1 यानी m इंटू 1, तो m इंटू 1 प्लस m2, 2m इंटू 4। जरा सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है, 4 टू जा 8 और 9, 9m अपॉन 3m, m से m मर गया, ये आंसर आया आपका 3। यानी कि XCOM कितना आ रहा है, बेसिकली अगर मुझसे कोई पूछे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे XCOM की वैल्यू, तो वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। यानी ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये होगा, ये आएगा 3,0। आई गेस एकदम परफेक्ट क्लियर हो गया होगा सबको। ये सिंपल सा सवाल है, इसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, देन हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम बाद में एक साथ डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ सीख रहे हैं फॉर्मूला लगाना, बाकी कुछ नहीं, केवल फॉर्मूला लगाना। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक एक्सिस है और ये हमारा एक एक्सिस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा, तो आई से कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो और मुझे ये बताओ, मैं बोलता हूँ यहाँ पर कहीं पर हमारा एक ऐसा कुछ तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है हमारा, ठीक है। इसके कुछ तो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो डेफिनेटली ये कोऑर्डिनेट होगा आपका 0,0, ये कोऑर्डिनेट है आपका a,0, ये स्क्वायर है बेसिकली, ये कोऑर्डिनेट है a,a, और ये कोऑर्डिनेट है आपका 0,a। ये डिजाइन क्या है, बेसिकली स्क्वायर है। ये आपका y एक्सिस है बेटा, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, आपसे बोल रहा है कि फाइंड XCOM, YCOM, ZCOM। अब एक बात सोचो, क्या ये z एक्सिस पर कहीं भी जा रहा है, क्या इसके जो कोऑर्डिनेट दिए इसमें कहीं पे भी z आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो z में कहीं नहीं होगा, XY प्लेन में होगा, ठीक है। ये स्क्वायर लैमिना है, या स्क्वायर ही समझ लो, लैमिना तो नहीं बोलेंगे अभी इसको, ठीक है। लैमिना का मतलब होता है कि बीच में मास भरा हुआ, बट ऐसा नहीं, स्क्वायर जगह पर 4 अलग अलग छोटे छोटे मासेस रखे हैं। अब वो मासेस क्या है उसकी बात करते हैं। चलो, ये मास जो है, यहाँ पर जो मास है, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये 3m है। इस मास को मैं बोल देता हूँ कि ये 4m है। इस मास को मैं बोल देता हूँ कि ये m है, और इधर वाले मास को हम बोल देते हैं कि चलो ये 2m है। आई गेस क्लियर हो गया सबको। तो सेंटर ऑफ मास हमको चाहिए इसका, ठीक है भाई। तो एक बार ट्राई करते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने का। इसके जो मासेस है देखो, सब अलग अलग है, सब बराबर भी नहीं है। अगर सब बराबर होते तो हम ये बोल देते कि भाई डायगोनल में होगा कहीं पे, तो सीधा डायगोनल लिख सकते थे, बट डेफिनेटली ये मासेस जो है बराबर नहीं है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। XCOM, अब देखो ज्यादा मासेस आ गए, तो हम क्या करेंगे, M1 X1 प्लस M2 X2, कितने हैं, 4 है टोटल, M3 X3 प्लस M4 X4। मैंने अपने बोर्ड में कुछ नई चीजें ऐड की हैं, तो बढ़िया चल रहा है अभी, खुद से ही बनाया हुआ बोर्ड है ये। चलो, और क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ठीक है। हम 1 वाला इसको मान रहे हैं, 2 वाला इसको मान रहे हैं, 3 वाला इसको मान ले रहे हैं, 4 इसको मान ले रहे हैं, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। x1 तो ये हो जाएगा 3m इंटू 0, ठीक है, तो लिख देते हैं 3m इंटू 0 प्लस 4m इंटू ए, 4m इंटू ए क्या हो जाएगा, 4m इंटू ए प्लस m इंटू ए, कर लो, m इंटू ए प्लस 2m इंटू 0, 2m इंटू 0 अपॉन, सारे मासेस को जोड़ लो, जरा जोड़ के बताओ क्या हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा आपका 3
4 3 7, 1 8, 2 9। कुछ गलत है क्या? 4 3 7, 1 8, 2 10, 10 आएगा ये, 10m आएगा। ठीक है भाई, बढ़िया। अब देखो, ये तो खत्म हो गया, जीरो हो गया, ये वाला भी जीरो हो गया, मतलब ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, बचा क्या? ये आ गया 5ma अपॉन 10m। m से m मर गया, 5 का टेबल आता है आपको, ये आ जाएगा a/2। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, a/2 आंसर आपका आ गया। यानी एक्स सी ओ एम आपको पता चल गया, a/2 होगा। ठीक है, एक्स की जो कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। अब वाई की बात करते हैं जरा। ठीक है, वाई सी ओ एम लिखता हूं मैं जरा, वाई सी ओ एम। वाई सी ओ एम का फॉर्मूला वैसा ही, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस, कितना प्लस लगाओगे सर, m4 y4 अपॉन, सब जोड़ डालो भैया लोगों, क्या जोड़ना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये सब जोड़ करके कितना आ गया, ये सब जोड़ा तो आ गया 10m। ठीक है, अब वापस से m1 वन इंटू वाई वन, बार बार डायग्राम देखना पड़ेगा तो ट्राई करते हैं। m1 इंटू वाई वन, यानी कि m1 ये वाला था तो 3m इंटू जीरो। ठीक है, 3m इंटू जीरो, पहला खत्म। दूसरा m2 इंटू वाई टू, 4m इंटू जीरो, दूसरा टर्म भी खत्म, 4m इंटू वाई टू ये वाला। ठीक है, तीसरा टर्म ले लो, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, m इंटू ए। ठीक है, ये हो जाएगा m इंटू ए प्लस, चौथा टर्म क्या है, चौथा टर्म हो जाएगा 2m इंटू ए, ये हो जाएगा 2m इंटू ए। ठीक है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बचा क्या, इसको जोड़ो क्या आ जाएगा, सिंपल, 3ma अपॉन 10m, m से m मर गया तो ये हो जाएगा 3a अपॉन 10। ठीक है, आई गेस हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया। एक, चलो एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं। मैं इसको नोट के फॉर्म में लिखा रहा हूँ, ध्यान से समझो, एकदम नोट है बढ़िया वाला ये। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ, अगर सी ओ एम लिख रहा है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम। अगर एक दो पार्टिकल का सिस्टम है और उसमें आपको सेंटर ऑफ मास बताना है तो वो क्या होगा। ठीक है, इस बात को समझते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलो मैं बोलता हूं कि एक m1 है मास और एक मास m2 है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों मास किसी स्ट्रेट लाइन पर ऐसे मोहब्बत से बैठे हुए हैं, एकदम मस्त। अब क्या है, इन दोनों मास के बीच में ये वाला मास 0,0 पे रखा है और ये वाला मास r,0 पे रखा है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मेरे बच्चों, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस ये, थोड़ा सा सुंदर सा डायग्राम, एक सुंदर सा बच्चे के लिए, r, ऐसा डायग्राम। ठीक है, बीच का डिस्टेंस r। अब तुमसे पूछे, कोई भी तुमसे पूछे, एक काम बताओ, एक बात बताओ मुझे, m1 से सेंटर ऑफ मास की तरह, मैं बोल देता हूं कि चलो एक बात तो हमको पता है, मैं ये मान लेता हूं कि भैया m2 हमेशा बड़ा है, m1 छोटा है, m1 बड़ा भाई है, m2 बड़ा भाई है, m1 छोटा भाई, मतलब m2 बड़ा है, m1 छोटा है। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, अरे भाई बोलो ना, सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, सेंटर ऑफ मास कहीं तो इधर होगा, मिड पॉइंट पे तो नहीं होगा, मिड पॉइंट तो कहीं यहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इस जगह पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ही सेंटर ऑफ मास मान ले रहा हूँ, COM, सेंटर ऑफ मास। अब तुमसे कोई पूछे m1 से कितनी दूरी पर है सेंटर ऑफ मास,
या तुमसे कोई पूछे भाई M2 से कितनी दूरी पर है सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखोगे? एक काम करते हैं, हम इस डिस्टेंस को ध्यान से देखो। M1 से कितनी दूरी पर, अरे भाई M1 से कितनी दूरी पर है सेंटर ऑफ मास को हम कुछ तो मान लेते हैं। M1 से कितनी दूरी पर सेंटर ऑफ मास, इस डिस्टेंस को हम कुछ मान लेंगे। और इसी तरह से इसको सही कर लें दो, नहीं तो तुम लोग बोलोगे क्या बना दिया ये। और M2 से कितनी दूरी पर है, इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। चलो भाई M1 से कितनी दूरी पर, हम भाई बोल देता हूँ R1। M2 से कितनी दूरी पर है, R2। ये डिस्टेंस हो गई सेंटर ऑफ मास की, ये डिस्टेंस हो गई हमारी सेंटर ऑफ मास से M1 से, ठीक है भाई। अब तुमसे पूछे कि भाई इस R1 की वैल्यू बताओ, क्या निकालेंगे, कैसे R1 कैसे निकालेंगे भाई? तो सीधा सीधा है, R1 अगर तुमको निकालना है और तुम हो कहाँ पे, M1 पे हो। अरे कहाँ बैठे हो, M1 पे बैठ जाओ जाकर के। कहाँ बैठ जाओ, M1 पे। M1 में बैठ गए तो देखोगे किसको, M2 को देखोगे ना भाई। M1 पे बैठे तो M2 को देखो। M2 को देखो तो M2 को मल्टीप्लाई कर दो R से, अपॉन कर दो M1 प्लस, ठीक है। इसी तरह से अगर R2 निकालने को बैठे, R2 निकालने का मतलब क्या है, इस पर बैठे हो, इस पर M2 पर बैठे हो भाई। कहाँ बैठे हो, M2 पर। M2 पर बैठे हो तो M1 को देखो, M1 में R का मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन कर दो M1 प्लस। सही है ना? कोई दिक्कत इसमें आई गेस नहीं, दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को भी जिंदगी में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, सिंपल है, कोई समस्या नहीं है। जब आप M1 से डिस्टेंस देखो तो M2 ऊपर लिखो, जब आप M2 से डिस्टेंस लिखो तो M1 ऊपर लिखो। बाकी तो सब सिंपल ही है, R बीच का डिस्टेंस आई गेस समझ में आ रहा होगा। एक बढ़िया कहानी और इसमें लिखते हैं, इसमें कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, कहते हैं कि तो कोई डब्बा बना दो, डब्बे में लिखेंगे इसको, डब्बे में। बहुत ही सुंदर डब्बा बन गया। तो इस डब्बे में, अरे यार डब्बा मत बनाओ वापस से। चलो, कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, क्या लिखते हैं भाई, M1 R1 इक्वल टू, ऐसा लिख देते हैं M2 R2। कहते हैं ऊपर वाली सिचुएशन के लिए ये बात बिल्कुल सही है, इस सिचुएशन के लिए या ऐसा कुछ भी हो जाए, ये बात बोलते हैं बहुत ही सुंदर बात है ये। ठीक है, अच्छा देखो क्या ये बात सही है, एक काम करो, R1 दिख रहा है, R1 दिख रहा है, R1 में ऊपर M1 का मल्टीप्लाई कर दो, खाली ऐसे ही करके देखो, बाद में हटा दूंगा मैं। और R2 दिख रहा है, R2 दिख रहा है, R2 में ऊपर M2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये दोनों बराबर हो गए? अरे भाई क्या ये बराबर हो गए, देखो M1 M2 R, M1 M2 R नीचे तो बराबर ही हो गया, ये सही है, इसका मतलब ये सही चीज़ है। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, समझाने के लिए इसकी ज़रूरत थी तो मैं ये कहानी लिख दिया था मैंने, वरना कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो ये हमें याद रखने की ज़रूरत है, बहुत ही बढ़िया। इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है हमें आगे भविष्य में। ठीक है, चलो, तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए डेफिनेटली आप इसको इस फॉर्मूले से कर सकते हो। हम अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पर, बट अभी के लिए आई गेस एक बार वापस से देख लो, हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं सारे के सारे, एक बार सारे क्वेश्चंस को देखो। और मैं ट्राई करूँगा कि इन चीज़ों को भी मैं अपलोड कर दूँ अपने लेक्चर में, ठीक है। और अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर में लिख देता हूँ नीचे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल मत करना, इस पे कॉल भी लग जाता है, 30, अरे यार कहाँ चला गया, 3526708। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, 8303526708। चलो बाय बाय, मैं नंबर हटा दे रहा हूँ, अगर ये लेक्चर में रहेगा तो कोई ना कोई इसको बार बार छापेगा। ठीक है, थैंक यू।